चुनाव आयोग ने की 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा। हिमाचल में 1 चरण में तो गुजरात में 2 चरणों में पड़ेंगे वोट। बिहार में एनडीए में दिखने लगी दरार। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। सीपी ठाकुर के बाद स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। देश के शेयर बाजार में दिखी तेजी। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। रुपया 5 महीना में सबसे ऊंचे स्तर पर। चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा पर लालू प्रसाद यादव आज भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड में जारी है मानव तस्करी का धंधा। अलग अलग जिलों से 200 लड़के लड़कियों को एनजीओ की मदद से कराया गया मुक्त। रांची से त्रिपुरा ले जाने की थी योजना। और टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। असित नाथ हूं मैं। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। रोटी की कीमत उस औरत से पूछिए जिसने जिस्म बेचकर उसकी कीमत चुकाई है। अदम गोंडवी की यह रचना झारखंड के खंड खंड में घुली है। पेट की मार सहता एक बड़ा तबका मानव तस्करी की चोट खाकर पेट भरने को मजबूर है। नक्सलियों के इस गढ़ में सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं। गरीबों के नाम पर नक्सली संगठन गोलियां बरसा रहे हैं, बारूद बिछा रहे हैं। हुक्मरान लाल पीले हो रहे हैं और इन्हीं गरीबों के बीच इंसान के सौदागर गरीबी का सौदा कर रहे हैं। छोटी बच्चियों का पलायन के नाम पे ट्रैफिकिंग हो रहा है यहाँ पे। उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है उसके काम पे। खाने पीने के लिए भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। जिनके लिए राज बना है आज उनको यहाँ पर मान और सम्मान नहीं मिल रहा है। भूख के सौदागर। रांची में एक साथ 200 लोग मानव तस्करों के हाथ से छुड़ाए गए। हमारे आपके लिए ये एक बड़ी खबर है, लेकिन शासन तंत्र के लिए नहीं। समाज में सनसनी फैल गई, लेकिन सरकार बेखबर रही। अरुणाचल प्रदेश जा रहे ये लोग पेट के मारे हैं, व्यवस्था की सड़ांध की उपज भी। एक साथ 200 लोग और 200 लोगों का पलायन, मजदूरों का दलाल और भूख की सौदेबाजी, सपने में रोटी और मन में दर्द, सब कुछ एक साथ है। यहाँ पे लगभग 400 से 500 की संख्या में दूसरे डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, गुमला, कोटी और अन्य डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी मजदूर लोग, मजदूर की फैमिली बच्चे के साथ पलायन करने की बात सामने आई थी। तो अभी हम लोग पहले तो रात को देखते हुए हम लोग मोराबादी स्टेडियम में शिफ्ट कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भी इशू हो या चाइल्ड लेबर का जो भी इशू हो, तो सारी इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को रांची में तस्करों से छुड़ाए गए मजदूरों से बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद शारिफ इब्राहिम ने। आज से 12 साल पहले झारखंड राज्य का अलग गठन किया गया क्योंकि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का विकास हो सके। विकास के नाम पर इन 12 सालों में यही हुआ कि आदिवासियों की एक अच्छी खासी आबादी, एक बड़ी आबादी बागी हो गई, हथियार उठाकर जंगल में चली गई। और दूसरी जो बची आबादी है वो अपने हक के लिए, हर दूसरी चीज के लिए आंदोलनरत है, आवाज उठा रही है। आदिवासियों का आज झारखंड में क्या कुछ स्थिति है हम आपको बताते हैं और हम आपको दिखाते हैं। हम अभी खड़े हैं रांची के बस स्टैंड में, सरकारी बस स्टैंड में, और यहाँ पर ये जो भीड़ देख रहे हैं ये मजदूर हैं, झारखंड के अलग अलग जिले के मजदूर हैं जो पलायन कर रहे थे, रोजी रोजगार के खोज में पलायन कर रहे थे, दूसरे राज्यों में जा रहे थे। इनको ये नहीं पता था कि जब ये पलायन कर दूसरे राज्यों में जाएंगे रोजी रोजगार की तलाश में, तो उसके बाद वहां पर इनकी क्या स्थिति होगी। इनमें से कई ऐसे बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे जिनकी तस्करी कर दी जाएगी, जिनको बेच दिया जाएगा। और सबसे चौंका देने वाली बात है कि पूरी एक पूरा परिवार है, पूरा परिवार एक साथ पलायन कर रहा है क्योंकि रोजी रोजगार का जुगाड़ झारखंड में इन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर दिया सेवा संस्था के सदस्य हैं जो काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, जो झारखंड में मानव तस्करी के जो मामले होते हैं रेस्क्यू करवाते हैं, आवाज उठा रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे नीति बनाने के लिए। पर आज इनके भी होश उड़े हुए हैं। वजह यह है कि
हजारों की संख्या में झारखंड से मजदूर पलायन कर रहे हैं। बैजनाथ जी, आप लगातार काफी एक्टिव हैं इस पूरे फील्ड में, देखा जा रहा है आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, किस रूप में इसको देख रहे हैं आप? आज का यह जो रूप है बहुत ही भयावह रूप है कि हम लोग झारखंड राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो कि बिहार से भी बदतर हो गया। आज हमारा झारखंड राज्य की स्थिति, यहाँ की गरीब आदिवासियों को यहाँ से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। रोजी रोजगार के क्षेत्र में यहाँ मनरेगा और सरकार के जितने भी सरकारी स्कीम है वह फेल कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों को RTI के तहत स्कूल में होना चाहिए, जो कि अपने माँ बाप के साथ यहाँ से एक दूसरे जगह जाएंगे और न पढ़ने नहीं सकेंगे। कल ये मजदूर है, मजदूर ही रहेंगे इनके बच्चे भी। यहाँ पर एक परिवार हमारे साथ, राजू का परिवार है, और राजू अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपनी छोटी बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ, जिसके खेलने कूदने के दिन है, उसके साथ पलायन कर रहा था। वजह सिर्फ एक ही है, 2 जून की रोटी। राजू, आप पूरे परिवार के साथ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? कमाने के लिए जा रहे थे, काम करने के लिए। यहाँ गांव में रोजी रोजगार नहीं है, रोजी रोजगार उतना नहीं मिलता है, इसीलिए जाते हैं। झारखंड में नक्सलवाद के बाद जो एक सबसे बड़ी परेशानी मानव तस्करी की उभर कर सामने आ रही थी, उसमें एक तरह से कहा जाए कि एक दूसरी पैरेलल समस्या जो है साथ में खड़ी हो रही है, पलायन की समस्या। और आज जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के अलग अलग जिले से जो मजदूर पलायन कर रहे थे, उनको रोका गया है। हालांकि इनकी किस्मत, एक तरह से कहा जाए कि किस्मत इनकी बहुत अच्छी थी कि इनको पलायन से रोक लिया गया, पर अभी भी ना जाने कितनी ऐसी जिंदगियां हैं जो अपनी आजादी के इंतजार में है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सैयद शारिफ इब्राहिम, रांची, मौर। आज़ादी का इंतजार है, पता नहीं ये आज़ादी मिलेगी कब वहाँ के लोगों को। सर, भूख जो उड़ते भी चाहते हैं उन्हें सिर्फ रोटी के ख्वाब आते हैं। पहले तारुफ करवा दें, 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। जगन्नाथ पाठक जी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुकेश कुमार सिंह जी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अरुण श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मुकेश जी, भूख जो उड़ते बिछाते हैं उन्हें रोटी के ही ख्वाब आते हैं। इसी रोटी की कमी से अगर किसी की मुट्ठी तन गई तो सरकारी भाषा में नक्सली कह दिया गया। उनके सीने पर कब गोली दाग दी जाए ठिकाना नहीं है। जिस बेचारे ने मुट्ठी नहीं तानी वो या तो मानव तस्करी का शिकार हो रहा है, या कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहा है, या फिर भूख से मर जा रहा है। क्या हो रहा है? झारखंड बटे हुए 12 साल हो गए, बिहार से अलग राज्य बने हुए तकरीबन 12 साल हो गए, देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो गए। अंग्रेज बदतर थे कि अंग्रेज अच्छे थे? इस तस्वीर को देख के क्या कहेंगे? अंग्रेजों के बाद हमारे लोग इनके लिए अच्छे कहां साबित हुए? बड़ा मानवीय चेहरा आपने दिखाया है इस समाज का, राज्य का और देश का। यह छोटी घटना नहीं है। और जिस ढंग से आपने 200 लोगों को और काम के तलाश में, क्योंकि काम वहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है और झारखंड में नहीं उपलब्ध हो रहा है, उसको दिखाया, उसका चित्रण किया है, वो आंखें खोलने वाला है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आसिफ जी कि प्रथम तो यह है कि झारखंड राज्य जिसकी आपने चर्चा की, इसकी परिकल्पना इसलिए हुई थी कि झारखंड को विकसित राज्य के रूप में बनाया जाए और वहाँ के जो मूलवासी हैं और आदिवासी हैं उनको जो विकास की सहभागिता हो, विकास जो वहाँ हो उसमें सहभागिता कर सकें। मतलब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करके वहाँ पे इस राज्य की परिकल्पना हुई थी। 12 साल इस राज्य को बने हुए हुआ। बहुत ही अत्यंत खनिजों से संपन्न राज्य है और यहाँ के खनिजों के बारे में कहा जाता है कि यह राज्य जो है देश के 40% खनिजों को अपने में समेटे हुए है। अगर केवल आप इन लोगों को, आम नागरिकों को, वहाँ की जो वहाँ के जमीन के निवासी हैं, जमीन के मालिक हैं, जंगल के मालिक हैं, उनको अगर आप वो पैसा दे दें तो आप ये लखपति नहीं करोड़पति हो जाएंगे। आपने उनके खनिजों को शोषण के लिए, खनिजों के संवर्धन के लिए उनके शोषण को आपने प्रारंभ किया था। ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई है आसिफ जी। तो 2 महत्वपूर्ण भाड़ में जाए वो विकास जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दे। इस विकास की जरूरत नहीं जिसने झारखंड के हजारों मूलवासियों को, आदिवासियों को उजड़ने पर विवश कर दिया, उनकी जिंदगी तबाह कर दी, मरने पर मजबूर किया। भूख से मर रहे हैं वो लोग। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से एक दर्शक हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, बोला जाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप चीज दिखा रहे हैं जी, इससे वहाँ की स्थिति ज्यादा भयानक है जी। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं इंजीनियर हूँ जी, और मैं 20 साल पहले की आपको कहानी बताता हूँ। ये घाट टीला, बहरा गोरा, मूसा गली, जादू गोरा, जी, ये खरताहा वगैरह इतना पीसफुल जगह था जी,
कि आप 2 लाख रुपए लेकर आराम से चलेंगे, कोई आपको छू नहीं सकता था। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है जी कि वहां जाने में डर लगता है। हम लोग तो देख करके आश्चर्यचकित थे कि क्या हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये वहां का प्रशासन और होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहा, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा जी, इन लोगों ने एक लूट मचा रखा है। ग्रामीण लेवल की जितनी भी योजनाएं हैं इंप्लीमेंट नहीं होती है और लोग डराते हैं कि भाई नक्सलाइट के डर से काम नहीं होता। एक्चुअल में नक्सलाइट को पैदा करके रखे हुए हैं ताकि उन योजनाओं के पैसे को लूटा जाए। सिर्फ लूट मचा हुआ और बेचारे ये गरीब आदिवासी मारे फिर रहा है, इनके लिए कोई मतलब नहीं है, चाहे इनके कई नेता क्यों नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, मॉल टीवी से जुड़ने के लिए। संजय जी वहां रहे हैं और अपना अनुभव ये बता रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। तस्वीर सबके सामने है कि झारखंड में क्या हो रहा है ये नहीं पता है। आंकड़े जो बताते हैं, जो प्रत्यक्ष आंकड़े हैं वो ये हैं कि अक्टूबर महीने तक अब तक 1300 लोगों को रेस्क्यू में बचाया गया है, जो मानव तस्करी का शिकार होने जा रहे थे। किसी न किसी वजह से किसी न किसी ने बचा लिया। इनसे 3 गुनी ज्यादा आबादी उन लोगों की है, संख्या उन लोगों की है जो मानव तस्करी का शिकार हो गए, जिनका आता पता नहीं है वो कहां गए, किस दलाल ने कहां ले जाके बेच दिया, किसके हवाले कर दिया। ये झारखंड है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री 500 करोड़, कई मंत्री 25, 50, 100, 200 करोड़ कमा के जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी गर्दन पकड़ में नहीं आ सकी। अगर वहां के लोग हथियार उठा के जंगलों में चले गए हैं तो कौन सा गुनाह किया? कितनी पीढ़ियां इंतजार करेंगी भाई? कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितनी पीढ़ियां मर गई, खप गई, भूख से मर गई, कितनी पीढ़ियां इंतजार करेंगे अरुण जी? देखिए, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलिए या जिस तरह से ये माइग्रेशन ऑफ द लेबर जो है, ये तो पूरा क्रिएशन है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का। अपने यहाँ कोई भी गवर्नमेंट दैट हैज टू बी सेंसर्ड, जो स्थिति है, सब नकारा लोग हैं, कहीं का भी सरकार हो, क्योंकि इनका जो फ्रेमवर्क है, इनकी जो सोच है, बेसिक प्रो पीपुल नहीं है। आदमी इनके सोच के अंदर कहीं है ही नहीं। आम आदमी तो दूर का बात है, कहीं है ही नहीं। सोच जो है इनका जो है, कैसे एक सेक्शन जो है रिच, जिसके कि क्रोनी कैपिटल जिसके पास है, जिसके पास पैसा है, उसको मदद करो। झारखंड जब से बना तब से आज तक देखिए, वहाँ जितना एलोकेशन ऑफ लैंड हुआ, बिग इंडस्ट्री को हुआ, सबको हुआ, सब लोग मालिक बन गए। लेकिन आपको शायद पता होगा कि झारखंड की महिलाएं जो है, आदिवासी महिलाएं जो है, उनको राइट टू प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है जी। वो अभी तक वो इस बात से उनको जो है वो उनकी प्रॉपर्टी पर लोगों का कब्जा है। राइट टू प्रॉपर्टी अगर पुरुषों को है भी तो कहाँ कब्जा है उनका? सेकेंडली एक और वहाँ मैनिपुलेशन है कि मुझे जमीन खरीदना है, मैं अपना जमीन खरीद रहा हूँ, 2 आदमी से मिलकर किसी एक आदिवासी का नाम दे करके उसको सामने करके जमीन हथिया लिया, हड़प लिया। ये सारा चीज जो है, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप देखू हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े नेता आदिवासियों के हैं जो कि अपने को बहुत बड़ा उनका मसीहा कहते हैं। लेकिन व्हाट दे आर डूइंग नाउ, आज जब झारखंड आजाद होने के, अलग होने के बाद से, सेपरेट होने के बाद से, इस 12-13 साल में उनका भी रोल जो है कहीं कोई साफ नहीं रहा है। कोल का जो कोलगेट हुआ, इसमें भी कुछ आदिवासी नेताओं का चेहरा सामने आया कि कैसे इन कोलगेट में उन्होंने क्या किया। तो ये तो कहीं भी आदिवासियों को लेकर सोचते नहीं है ये। और एक ट्रैफिक, जहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये तो पहले था कि मान लीजिए इंडिविजुअल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि कुछ लोगों को उठा के ले गए। लेकिन आज एक जो है, एक ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिस्ट जो है, कंज्यूमर जो मार्केट हो गया है, इस मार्केट को फीड करने के लिए ट्रैफिकिंग हो रहा है। जगन्नाथ पाठक जी, केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। आप चूंकि कांग्रेस से हैं इसलिए हम केंद्र सरकार की बात करेंगे। झारखंड में सरकार से तो आपका 36 का आंकड़ा है, लेकिन झारखंड में शिबू सोरेन जी बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में आपके साथ हैं। जयराम रमेश जी झारखंड अक्सर आते जाते रहे हैं। नक्सलियों को लेकर बड़ी चिंता दिखती है, कभी कभी केंद्र सरकार की चिंता बहुत दिखती है, उग्रवादी घोषित कर दिया नक्सलियों को। लेकिन साहब ये बताइए, ये गांव के लोग, ये नक्सली कब तक चिरौरी करते रहे सरकारों की? कब तक पैर पकड़ के रोते रहे? कब तक भूख से अपने बेटे को मरता देखते रहे और भूख से मरे बेटे का दाह संस्कार करते रहे ये आदिवासी? क्यों? आप ही की तरह श्री कृष्ण ने गंधारी से कष्ट पूछा था। गंधारी ने जवाब दिया, वासुदेवाय जरा कष्टम कष्टम च निर्धन पुत्र शोको महाकष्टम कष्टमाति कष्टम क्षुधा कष्टम। हे वासुदेव कृष्ण, बुढ़ापा कष्टकारक है। जरा कष्टम, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा कष्टम कष्टम च निर्धन,
निर्धनता कष्टकारक है। पुत्र शोको महाकष्टम, उससे बड़ा कष्ट पुत्र शोक है। कष्टमा अति कष्टम क्षुधा कष्टम, सबसे बड़ा कष्ट जो है क्षुधा का कष्ट है। इसके लिए ये मानव तस्करी रोकने के लिए, मानव तस्करी सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, पूरे देश भर में है। शांति से सुना जाए। ओल्ड एज हो गए हैं, आपका बेटा आपकी तस्करी करता है, पेंशन छीन लेता है, चेक नहीं देने पर मारता है। आप कहीं और बात को घुमा रहे हैं। नहीं, और नहीं घुमा रहे हैं। हम भूख से उपजे तस्करी की बात कर रहे हैं सर। ये भूख है तो मूल चीज है, उसको तीन चार बिंदु है उसमें। मानव तस्करी को रोकने के लिए समाज को ठीक करना होगा, पहले उसके कम्युनिटी को डेवलप करना होगा, उसमें मोरल पावर बढ़ाना होगा। अच्छा, उसका मोरल पावर बढ़े, उसको एजुकेशन हो, उनके बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दीक्षा हो। कैसे हो? उसके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकारें, चूंकि एजेंसी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार एजेंसी तो है नहीं, उसके लिए वो फंड देता है। वो फंड जाता है, जिसे ये CDPO लोग हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, उसका पैसा आता है। बहाली तो हो गई, उसको गजटेड अफसर पे CDPO की, गांव-गांव में खुल गया, उसका फंड आ रहा है, जा रहा है। लेकिन आप जांच करके देखिए, झारखंड छोड़िए, बिहार में भी जांच करके देखिए, फंडों में बड़ी सड़ाद है। माफ कीजिएगा, इसलिए इसकी बदबू से समाज जो है ना, इसको डायरिया हो गया है। ये समाज इसकी बदबू से उजड़ जाना चाह रहा है, भाग जाना चाह रहा है। इस फंडों को सियासी फाइलों में कैद रखिए, ये आम सभाओं में काम आएगा, जनसभाओं में दिखाइए, हमारी फाइल देखो, इतने फंड हमने रिलीज किए। आम आदमी को क्या मिला आजादी के 6 दशक बाद? अगर झारखंड के लोग भूख से मर रहे हैं तो शर्म क्या झारखंड के लोगों को आनी चाहिए, या शर्म शासन में बैठे लोगों को आनी चाहिए? जो जागरूक हैं, वैसे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। तो सारा काम समाज कर ले तो फिर शासन की जरूरत नहीं है। नहीं, शासन, देखिए शासन जो है, ये जितने अपराधी हैं वो फंड बनाने के लिए है, वो फंड बनाते हैं और शासन का उनको सपोर्ट है। जिस दिन शासन कड़ा हो जाएगा तो ये अपराधी नहीं पनप पाएंगे। पाठक जी, बड़ा छोटा सा एक सवाल है। आजादी के 6 दशक बाद भी अगर भूख से मौत हो रही है, वो चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर भूख से मौत हो रही है, शर्म समाज को आनी चाहिए या शर्म शासन तंत्र को आनी चाहिए? ये सबसे बड़ा दोषी तो हम लोग हैं, समाज हैं। अच्छा, शासन तो है नहीं, चूंकि लंबे अरसे तक इनकी पार्टी रही है ना। मुकेश जी, शर्म किसको आनी चाहिए? हम जो शासन हमारे, जब तक आपके देश में जैसे अमेरिका में है या इंग्लैंड में है 2 पार्टी का शासन, जब सरकार जो है, चाहे झारखंड में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बिहार हो, एक सिद्धांत की सरकार नहीं है। उनको खुश करो ना सरकार गिरा देंगे, उनको खुश करो नहीं तो सरकार गिरा देंगे। असल में राजनीतिक दलों का एकमात्र काम रह गया है सरकार को चलाना, सरकार में बैठे लोगों को ब्लैकमेल करना। ये अपमान रहे हैं, दल चाहे कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो। कांग्रेस तो सरकार यहाँ चलाती है। अगर कांग्रेस जनहित में और देश हित में नहीं रहता है तो कहती है कि जाओ, हम छोड़, तुम जाओ। अच्छा, लंबे अरसे तक कांग्रेस जनहित तो दिख रहा है झारखंड में। मुकेश जी, किसको शर्मानी चाहिए? देखिए असित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले 4 मानकों पे इस समस्या का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि यह देश जिसे जो अभी अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में दुनिया में प्रतिस्थापित करने जा रहा है, जिसकी बड़ी विवेचना हो रही है, और दूसरी तरफ उसी देश में ये घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करने वाली हैं, मानव को अमानवीय बनाने वाली हैं, उसमें किस ढंग का संबंध है। भारत जो है वो न्यूक्लियर स्टेट है असित जी। न्यूक्लियर स्टेट का मतलब हुआ कि इसके पावर्स डिफरेंट हैं और इसको संभाल के चलना है अपने को, इस अपने आम जनों को संभाल के चलना है। चांद पे चला गया है, इसने स्पेसशिप भेजा है। एक तरफ तो आपकी ये उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ मानवीय सूचकांक में आपकी ये स्थितियां हैं कि आपके लोग बड़ी संख्या में जो है वो जा रहे हैं। तो एक तो ये स्तर, दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाएं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि 60 साल से ये सारी चीज योजनाएं चल रही हैं, और 60 साल से अगर इन योजनाओं को सही ढंग से योजना आयोग जो बनाता है
दिल्ली में, या जो समेकित विकास की बात की जा रही है, तो विकास का वो चेहरा आना चाहिए असित जी जो समेकित हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात हो, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो अभी देश में, क्या आप ये समझ रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है? ये दृश्य इस बात का परिचायक है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इस कंट्री में नहीं हो रहा है या नहीं होने की संभावना है। मनमोनिक्स जो है वो इकोनॉमी लेड ग्रोथ, कैपिटलिस्ट लेड ग्रोथ की ओर बढ़ाएगा, न कि इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ाएगा। आर्थिक विकास के इस दौर में जहां पूरी की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी सियासत सिर्फ आर्थिक विकास के इर्द गिर्द घूम रही हो, जहां आम आदमी किसी के एजेंडे में शामिल नहीं हो, और जिस मुल्क में बुंदेलखंड, विदर्भ और झारखंड का कोल्हान लगातार फैलता जा रहा हो, आदिवासी, मूलवासी या आम आदमी के पास रास्ता क्या बचता है? ब्रेक के बाद बने रहिए मौर्य के साथ। छोटी बच्चियों का पलायन के नाम पे ट्रैफिकिंग हो रहा है यहाँ पे, उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है उसके काम पे। खाने पीने के लिए भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। जिनके लिए राज बना है, आज उनको यहाँ पर मान और सम्मान नहीं मिल रहा है। कोणार्क सीमेंट की संपत्ति बढ़ रही है तो सरकार सीना तान के ये कहती है देखो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन उसी 6 दशक बाद झारखंड के आदिवासी खुद को बेच देते हैं, अपने बच्चों को बेच देते हैं। ये भी उसी सरकार की नीतियों की देन है। सरकार कहीं खड़ी नहीं दिखती। सच ये है कि झारखंड के इन गांवों में आप जाइएगा तो पता चलेगा कि यहां तो सरकार है ही नहीं। सरकार रांची के बाहर, झारखंड के कुछ बड़े शहरों के बाहर कहीं दिखती भी नहीं है। झारखंड का आम आदमी बिकता है, सरकारी नीतियों की वजह से बिकता है, सरकार वहां दिखती नहीं है। सवाल सीधा यह है कि विदर्भ, बुंदेलखंड और झारखंड का कोल्हान अगर पूरे देश में पांव पसार रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? अरुण जी देखिए, इसके लिए सरासर दोषी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सेटअप है, सरकार है। आज आपने कहा कि झारखंड के राज्य, पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, एलोकेट करती है। अब इधर मॉनिटरिंग का थोड़ा बहुत शुरू हुआ, ऐसे तो मॉनिटरिंग भी इफेक्टिव नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपया दिया तो कहाँ यूज हुआ, किसके पॉकेट में गया? सेक्रेटरी करते हैं, नहीं हुआ। आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसा चल मिलता है, अब नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, वो भी नहीं आ रहा है। नहीं, हमने कहा उस समय उन्होंने कहा था, आज की बात छोड़ दीजिए। सरकारें जितनी बनी है स्टेट गवर्नमेंट की, सबने एक आइसोलेशन में अपना काम किया है। वो अपने को समझते हैं कि हम लोग कोई एक शून्य में कोई एक संस्था है, वो शून्य में रहते हैं, जमीन से उनको कोई मतलब नहीं है। आम आदमी मर रहा है, मरे, जिए, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। इनके लिए मतलब डेमोक्रेसी वैक्यूम में है। डेमोक्रेसी इन वैक्यूम में है ये डेमोक्रेसी। कहीं कुछ नहीं है, जमीन पर नहीं है। आज आपको जैसे झारखंड में चुनाव हुआ पंचायत का 2010 में, उस समय से लेकर आज तक प्रॉपरली पंचायत कमेटी गठित नहीं हुई, काम कर नहीं रही है। पंचायत 2010 में कुछ वहाँ के एनजीओ को और दिल्ली के एनजीओ को चुना गया था कि लोग पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग का क्या हुआ, कितना दूर तक ट्रेनिंग हुआ, कि वो ट्रेनिंग आज तक उनका इनएफिशिएंट ट्रेनिंग है कि अपने संस्था को चला नहीं पा रहा है। अच्छा, दूसरी बात की जो पलायन हो रहा है, माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन के साथ साथ इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। और एक जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इस बार उठ के आ रहा है, इन लोगों को त्रिपुरा साइड में क्यों ले जाया जा रहा था? अब तक तो जिधर मार्केट इनरीच किया है, दिल्ली, बॉम्बे, इस एरिया में लोगों को उठा के ले जाता था, लेकिन अब इस बार ये जस्ट उल्टे तरफ में जा रहा है, पूरब की तरफ। क्या ये म्यांमार वगैरह का बेल्ट में कहीं ले जाने का इरादा था इनका? क्या प्रोग्राम था? ये कौन सा माफिया ग्रुप है? क्यों लेबर का यहाँ नहीं है? साधारण चीज लेबर का क्यों नहीं है? लेबर रहता तो साउथ के हैदराबाद, पंजाब, कहीं कहीं चला जाता है, लेबर वहां मिलता है। लेकिन ये आप त्रिपुरा में ले जा रहे हैं। आप उस ज्योग्राफिकल बेल्ट पर निगाह दौड़ाइए, वहाँ क्या डेवलपमेंट का काम है, कितने लोग जाके करेंगे? जबकि उस एरिया के वर्कर जो है इधर आके काम करते हैं। नेपाल वगैरह की जो स्थिति है कि वहाँ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराया जा रहा है, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर यहाँ के लोगों को वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है? इसका मतलब देयर इज सम बिग रैकेट जो कि इस बात को कर रहा है, और इस पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या इसको तोप रहे हैं। इस पर इनको निगाह देनी चाहिए।
एक माइग्रेशन तो हो ही रहा है, एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन को रोक नहीं रहे हैं, प्रॉपर पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, क्या कीजिएगा? चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर उस झारखंड की जहां कहा जाता है कि ये आदिवासियों का राज्य है। इसका गठन इसी आधार पर हुआ कि ये राज्य आदिवासियों का होगा, ये आदिवासियों का झारखंड होगा। लेकिन क्या इस राज्य में वाकई आदिवासियों को उनका वाजिब हक मिलता है? क्योंकि हजारों की संख्या में झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग 2 जून की रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीर खुद आदिवासियों की इस हालत को बयां कर रही है। छोटी बच्चियों का पलायन के नाम पे ट्रैफिकिंग हो रहा है यहाँ पे, उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है उसके काम पे। तो हम इसीलिए हम ज़्यादा इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन बच्चियों को जब हम लोगों ने बाहर किया तो 235 के करीब बच्चियाँ निकली है, जिसमें लड़के एवं लड़कियाँ हैं, जिसमें ज़्यादा संख्या मान के चलिए 80-20% लड़कियों की है, 80% लड़कियाँ हैं। और इतने बड़े लोग भी, उनके गार्जियन, कुछ गार्जियन भी हैं, कुछ लोग गाँव के लोग हैं, तो सभी लोग पलायन कर रहे हैं। लड़कियां का ट्रैफिकिंग होगा पलायन के नाम पर ही। खाने पीने के लिए भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, बच्चा बढ़ाना, अपना संसार चलाना, उस लिए जा रहे हैं हम लोग। बूढ़ा बूढ़ी एक बच्ची को ले जा रहे हैं और एक बच्ची है मेरे पास। कहाँ जा रही थी दीदी, क्या काम करती हैं? ये तो बाबू कहाँ जा रहे हैं इसको तो हम भी नहीं बताने सकेंगे, लेने वाला का तो ठिकाने नहीं है, बुलाया है, बाकी अभी वो सबका ठिकाने नहीं है। लड़ाई जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, आर और पार की लड़ाई, हम लोग अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। सर से जब पानी ऊपर चला जाता है तो लड़ाई किसी भी हद तक जाती है और किसी भी रूप से जाती है, ये तो समय ही बताएगा। इसलिए कि जिनके लिए राज बना है, आज उनको यहाँ पर मान और सम्मान नहीं मिल रहा है। जगन्नाथ पाठक जी, आप ही के पास आएंगे। क्या हो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, क्यों वैक्यूम में जी रही हैं तमाम सरकारें? झारखंड की जहां बात है, 1970 में तत्कालीन मुख्यमंत्री 71 या 72 कहिए, 70 एग्जैक्ट डेट हमने केदार पांडे जी थे। केदार पांडे जी ने एक एक्ट लाया, श्रीवास्तव जी जानते होंगे, हैं, कि झारखंड में ही पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया और पंचायती राज सरकार बनी झारखंड में, जो आज यहाँ लगे हुए है 86 में पूरे देश में। वो केदार पांडे जी 1972 में झारखंड में लागू किए और इनके विकास के लिए सारे अधिनियम बने कि ये अपना ही करें। हैं, पेड़ पर आपके घर में पेड़ है लेकिन ये फल तोड़ सकते हैं, फल और सूखी लकड़ी इनकी है। एक 1960 का छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट है। आदिवासियों की जमीन दूसरा नहीं खरीद सकता है, आदिवासी जमीन नहीं बेच सकते हैं। जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि एक आदिवासी खड़ा कर दे, लेकिन संपत्ति तो आदिवासी के नाम पर ही है। तो आदिवासियों की जमीन का प्रोटेक्शन हो। दूसरा चीज है कि उस अधिनियम को वहां खत्म कर दिया गया है। अभी छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट अभी लागू ना, ये पंचायत राज अधिनियम जो लागू किए थे पांडे जी हैं, वो खत्म कर दिया। कोल्हान की बात आप कर रहे हैं, कोल्हान में टोटल 913 गांव है। हमारी ये स्टडी है, हम हर गांव गए हैं। 913 गांव कोल्हान में है। अंग्रेजों के टाइम में वहां कोल्हान सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था, जो कि उनकी शासन व्यवस्था मानकी मुंडा से चलती थी। वो गांव का हेड हुआ, मुंडा हुआ, ऊपर वाला मानकी हुआ, मानकी मुंडा। आज भी वो व्यवस्था कायम है? कमोबेश नहीं कायम है, नहीं कायम है। मैं जोर देकर कहता हूं कि वो व्यवस्था कायम नहीं है। कोल्हान जो है, पंडित विंदेश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री थे तो कोल्हान की समस्या के समाधान के लिए रामदयाल मुंडा जी को विदेश से बुलाए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, और कहें कि भाई आप इतना पढ़ लिख करके, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान थे वो, आप अमेरिका मत रहिए। उनको यहाँ प्रो वीसी बनाए झारखंड का कि ये तुम सुधारो, कोल्हान प्रॉब्लम सुधारो। कोल्हान पर सबसे ज्यादा स्टडी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का था जी। हैं, तो वो हम पढ़े, हमारा शिक्षा दीक्षा रांची में हुई है, इसलिए हम उस समय से
हम 1968 से रांची पढ़े हैं और उन लोगों के बीच रहे हैं। इस गौरवशाली इतिहास का हम क्या करें जब भूख से आज भी मौत हो रही है? पाठक भूख जी, से ये जो मौत हो रही ये है, इतिहास बड़ा गौरवशाली है। पता नहीं क्यों गौरवशाली है, जिस इतिहास ने भूख से मौतें दी हैं और वर्तमान को भी भूख से मार रहा है। शासन व्यवस्था इतनी कमजोर है, जब सिर आपका जो है सड़ जाएगा तो यह शरीर कोई काम नहीं करेगा। मतलब सिर ही सड़ा हुआ है। वहां मुखिया ही जो है अच्छा, सड़ा हुआ है, और वो मुखिया जो है वो मतलब आपको लगता है कि इधर 10-12 सालों में यह हालत हुई है? उसके पहले झारखंड की ये हालत बड़ी बदतर से अच्छी बदतर थी। स्थिति हुई है। उसके पहले बड़ी अच्छी स्थिति थी क्या? आज यहाँ के लोग जाते थे नौकरी करने, कोलियरी में आज भी लोग जाते हैं। आज जाते हैं लोग, कल कारखाने जितने हैं वहां वो काम करते थे। वहां था कि वो ग्रेड 4 की नौकरी, पाठक जी के इस जवाब पर थोड़ी हंसी आ रही है अरुण श्रीवास्तव जी। पाठक जी माफ कीजिएगा। हाँ कहिए। 10-12 साल पहले झारखंड की जो हालत थी, बाकी लोग भी जानते हैं, इससे बहुत ज्यादा बदतर थी। ये एक सच्चाई है क्या अरुण जी? नहीं, बदतर नहीं थी, एकदम बदतर थी। पहले तो यहीं के लोग गैंगवार किया करते थे। आपको अभी फिलहाल एक फिल्म है, ये गैंग ऑफ वासेपुर क्या, एक झलक दिखाई दे रहा है कि धनबाद में क्या था। और धनबाद का कोल माफिया बीपी सिन्हा के समय से लेकर के आज तक सब लोग जानते हैं। बीपी सिन्हा कोल माफिया नहीं थे। किस समय हमने बीपी सिन्हा लेबर लीडर थे। हमने क्या कहा कि कोल माफिया नहीं थे बीपी बीपी सिन्हा जी से लेकर के कोल माफिया तक सब लोग जानते हैं क्या क्या स्थिति रही, सबको पता है। अच्छा, और इस बैकग्राउंड में उस समूचा कंट्रोल तो नेचुरल रिसोर्सेज पर जो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको नोचा खसोटा गया। गरीबों को तो कुछ मिला नहीं। ये कह रहा है बहुत सा आंदोलन किया, ये कह रहा है जो है मार्जिनलाइज्ड है, कहीं कुछ है नहीं वो। तो नेचुरली एक वहाँ के लोगों का एस्पिरेशन, एक वॉइस जो है, उसको तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हाँ। और उसको किसी ने तरजीह तक नहीं दी। जहाँ तक सवाल है ट्रैफिकिंग का, तो जानते इसमें 2-3 चीज है। एक तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक हम लोग का एटीट्यूड जो बनते जा रहा है, गर्ल और बच्चा, लड़का और लड़की में सेगमेंटेशन का। आप जानते हो कि अभी 6 और 10 का, 7 और 10 का रिप्रोपोर्शन चल रहा है। तो अपने यहाँ चूंकि एक और कारण है कि लड़कियों का जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, वो जैसे कि हरियाणा वगैरह एरिया में जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ले जाके बेचा जाता है वहाँ। अच्छा, इसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पंचायत का रोल बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, चूंकि वहाँ पंचायत ही नहीं है। अच्छा, और जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, सर रोटी का इंतजाम हो जाए, रोजगार का इंतजाम हो जाए, क्यों कोई बेटी हरियाणा में बिकने जाएगी? नहीं जाएगी। ये इंतजाम तो हम नहीं कर पाए 60-65 सालों में, हम क्यों भरोसा कर लें कि आगे आने वाले सालों में इंतजाम हो जाएगा? मुकेश जी। देखिए असित जी, ये जो आपने चर्चा की है, इस चर्चा में सबसे प्रमुख चीज जो है, जो उस महिला का कहना है कि हम भूख के कारण बाबू हम जो है अपने बच्चे को कैसे संभालेंगे, इसलिए एक बेटी को मैं लेके जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ पता नहीं, उसे पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्मिक चित्रण है और इस समाज को के उस साफ चेहरे को दिखाता है, कलंकित चेहरे को दिखाता है कि किस ढंग से प्रशासनिक व्यवस्थाएं या राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल अपने में सलिप्त हो गई और आम आदमी की आवश्यकताओं को वो नजरअंदाज कर रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं आम आदमी के कितने पास हैं, वो ये घटनाएं दिखाती हैं। आप अगर सेंसेक्स मुखी अगर आर्थिक योजनाएं बना रहे हैं तो आम जन को इस ढंग से पलायन करने को, अपना घर छोड़कर बाहर जाने को और किस स्थान पे जाना है, अपने बच्चों को, लड़कियों को लेकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये इसका एक द्योतक है। दूसरा, जो राज्य है, राज्य की जैसे आपने चर्चा की कि राज्य जो है ये 12 साल पहले केवल बना है और बड़े संघर्ष के बाद बना है, हजारों लोगों की आहुति के बाद बना है। तो ये आहुतियां क्यों दी गई? अगर ये राज्य पहले से अच्छा था तो नए राज्य की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए इस बात का तो जवाब इस तथ्य में है असित जी कि राज्य की स्थिति बदतर थी और उसमें सुधार के लिए राज्य के लोगों ने संघर्ष किया और नए राज्य को बनाया। लेकिन मिला कुछ नहीं उनको। लेकिन जो मूलवासी और आदिवासी हैं, मैं इस बात का कुछ आपका जिक्र करना चाहूंगा कि इनकी संख्या, जैसे ये आदिवासी राज्य है लेकिन आदिवासियों की संख्या राज्य बनने के समय में आज से 12 साल पहले केवल 30% थी। 70% आबादी जो है वो बाहर की थी। और इस घटना के बाद ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है असित जी कि ये आंकड़ा कम होता जाएगा। ये 30% अभी जब
नई जनगणना होगी तो मेरे हिसाब से ये 20 से 22% के नजदीक हो जाएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर घर उस समाज की लड़कियां जब युवावस्था में उस समाज में ही नहीं रहेंगी, अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगी, तो बच्चे कहां से होंगे? तो ये संख्या भी कम होने जा रही है और उस राज्य का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आखिरी बात, उस समाज वहां जो संस्थागत संस्थाएं हैं, जैसे कि वहां इंडस्ट्री है, वहां खनिज संसाधन को लेने वाले कंपनियां हैं, इन कंपनियों को बहुत एक उनके लिए बहुत साधारण नियम था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये मानक बनाए गए कि आप जो भी आपको लाभ होगा उसका 4% जो है आप जो वहां के स्थानीय समाज के विकास के लिए लगाएंगे। अगर वो पैसा लगाया जाता असित जी, तो ये बच्चियां, ये लोग अपने, मैं प्रशासन की बात बाहर की बात कर रहा हूं, मैं जो केंद्र प्रायोजित योजना है उनके बाहर की बात कर रहा हूं। और झारखंड के लिए एक और योजना है, ट्राइबल सब प्लान है वहां पे, क्योंकि आदिवासियों की संख्या है, उसके लिए बड़ी राशि आती है और उसकी जांच भी होती है समय समय पे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रशासनिक चूक है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वहां जितने भी उद्योग धंधों के मालिक हैं, पूंजीपति हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर उन मानकों का भी ध्यान रखा होता उन्होंने, तो आज हमारी बच्चियों को बाहर नहीं जाना होता। आखिरी, सावधान, उस मलाई से रहने की जरूरत है और जवाब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देने का वक्त है। ये वक्त छूटता जा रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपना समय निकाला, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मौर्य पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए मौर्य के साथ।